और क्या हाल है बालक, कैसा चल रहा है? चलो आज हम लोग हैं एफसीसी सीरीज के लेक्चर नंबर 10 पे। लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे कैनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में। अभी तक आप बात कर रहे थे वेरिएबल फंक्शन, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, ग्राफ होगा तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो फिर क्या इक्वेशन होगा, किस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वो सारे इक्वेशंस को आज हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करें हम लोग। देख लो, सबसे पहले कैनेमेटिकल इक्वेशन, मोशन का इक्वेशन है ये। पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, टाइम टेक करेगा, उसका वेलोसिटी बदलेगा। इन सारे टर्म्स के बीच का रिलेशन ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो इक्वेशन आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, और इसी इक्वेशन से जेई वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं, नीट वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं। कहोगे तो बदला क्या, बस तरीका थोड़ा बदल जाता है यूज करने का, प्रॉब्लम का फॉर्म थोड़ा चेंज करता है, और कुछ नहीं है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पहले देख लें। कह रहा है कि v इक्वल्स यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन अपने पास है v इक्वल्स यू प्लस ए टी। आप जानते हो u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन, t इज टाइम। इक्वेशन तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये इक्वेशन यूज कब करेंगे। क्योंकि आप बच्चों का जो एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि भाई इक्वेशन बहुत सारा हो गया तो कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा सर, ये पता ही नहीं चलता। बस यही डिस्कस करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, इस फॉर्मूला का डेरिवेटिव फॉर्म जो हमारे इंट्रेंस के लिए आसान हो जाएगा, जिसमें कि हमारा जो क्वेश्चन आता है ना, उसके फॉर्म में इसको कैसे आसानी से यूज करें, ये बात आपको बताएंगे। तो कह रहा है कि इफ एनी थ्री फ्रॉम कौन, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, फाइनल वेलोसिटी मतलब v, एक्सीलरेशन मतलब a, टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ मोशन मतलब क्या, तो टाइम ऑफ मोशन का मतलब कह रहे हैं हम लोग कि t। ये इक्वेशन यूज करने का फ्रीडम आपको है, कोई रोकेगा नहीं आपको। शर्त बस एक है, मान लेना क्या, तो अगर इस चार में से कोई तीन दिया हुआ रहे, ये वाला इक्वेशन यूज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा। क्लियर है? अब अगर इस इक्वेशन को और थोड़ा अपने हिसाब के फॉर्म पे ले चलें तो आप क्या कहेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं कि v माइनस यू इक्वल्स ए टी, क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलेगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स कांस्टेंट। बहुत काम का ये फॉर्मूला है। प्रॉब्लम आपसे कहेगा कि पार्टिकल चलना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से, 5 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गया, तो पूछेगा अगला 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितना बताओ। हम लोग क्या करते हैं, बिना मतलब का एक्सीलरेशन निकालते हैं। भैया जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है तुम एक्सीलरेशन क्यों ढूंढ रहे हो, लगा दो v माइनस यू बाई टी बराबर कांस्टेंट, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? अगर आगे कहते हो और, तो और क्या कह सकते हैं, तो इफ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, अच्छा रेस्ट का मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ, जब भी बोलेगा कि पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, बच्चे परेशान रहते हैं यार इनिशियल वेलोसिटी कहाँ दिया। जब वो बोल दिया कि स्टार्ट मोशन, जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा वही इनिशियल है। अगर रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स कितना, 0। आप कहोगे v कितना होगा बच्चा, तो a t के बराबर, t कितना होगा v अपॉन a के बराबर, या जरूरत पड़े तो a कितना होगा v अपॉन t के बराबर। क्लियर है ये?
आगे अगर मान लो रिटार्डेशन का मामला चले, एक्सीलरेशन नहीं, अगर पार्टिकल रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन में फर्क समझो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में काम करने वाला एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी के अगेंस्ट काम करने वाला जिसका काम है वेलोसिटी को घटाएगा। तो अगर रिटार्डेशन रहेगा तो रिटार्डेशन का मतलब ही समझिएगा ए निगेटिव ले लेना है, इक्वेशन अपना भी इक्वल्स, देखो अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रहा है, नहीं पता कहां तक जाएगा, लेकिन अगर वेलोसिटी घट रहा है तो उसका फाइनल अंजाम मुझे पता है कि भैया पार्टिकल को रुकना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर पार्टिकल रुक गया, ऐसा प्रॉब्लम ने बोला कि रुक गया, पार्टिकल फाइनली कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब भी जीरो के बराबर आप कह सकते हैं t इक्वल्स यू अपॉन ए, और दिस टाइम इज नेम्ड एज स्टॉपिंग टाइम। आपके लिए रट्टा मारने के लिए ये भी हो गया, क्योंकि कहेगा कि एक पार्टिकल जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लगा दिया गया, कितने सेकंड में पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यू डिवाइडेड बाय रिटार्डेशन मारो, स्टॉपिंग टाइम मिल जाएगा। क्लियर है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको याद रखना है कि इस तरह के केस में v माइनस यू बाई टी कॉन्स्टेंट है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि एक कांस्टेंट मान लिए तब ना, अगर वेरिएबल रहता तो याद रखना कि कैनेमेटिकल इक्वेशन आपके लिए बना है, आप यूज करो एक शर्त को मानते हुए कि तभी यूज कर सकते हो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल हुआ कैनेमेटिकल आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो सवाल ही नहीं बनेगा। यार डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म पहले पढ़ चुके हैं, ए को डी वी बाई डी टी, भी को डी एक्स बाई डी टी, आप वो यूज करके सवाल करो ना, रोक कौन रहा है तुम्हें। लेकिन कैनेमेटिकल यूज करने के लिए सोचना तभी जब एक्सीलरेशन का वैल्यू वेरिएबल नहीं, एक्सीलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो। क्लियर है? अगला कड़ा भी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, चलो भी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as के लिए अब ये वाला इक्वेशन कब यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, तो कड़ा इफ एनी थ्री फ्रॉम किस में से, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, इस चार में से कोई तीन दिया रहे, कौन तीन मुद्दा नहीं है, कोई तीन दिया रहेगा तो आप कैनेमेटिकल यूज करोगे। अगेन एंड अगेन बोलेंगे कि एक शर्त जरूर मानना कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो कैनेमेटिकल सोचना, वेरिएबल रहेगा डिफरेंशियल फॉर्म या इंटीग्रल फॉर्म का इस्तेमाल करना। क्लियर है? अब आगे बढ़ लेते हैं भाई, ये इक्वेशन तो हो गया, अपने लिए किस तरह के काम का होगा ये, तो इस इक्वेशन को अगर डिराइव करें तो सबसे पहले भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as आपने बोला, मैं बोलूंगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as के। इसका मतलब तो ये भी निकल रहा है कि भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इक्वल्स 2a। अगर ठीक से देखो तो पहला टर्म ये कह सकते हैं हम कि भी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा उस ग्राफ का रिजल्ट कुछ और नहीं, रिजल्ट मतलब उसका स्लोप 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन देगा, जो कहानी पहले भी पढ़े थे, याद करो। क्लियर है? लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां समझना हमारे लिए
कि आपने कहा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई एस इक्वल्स 2a। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई एस इक्वल्स। आजकल देखोगे जेई नीट वाले ट्रेन मोशन के केस में कह देगा ट्रेन का आगे का पोर्शन पास किया 10 मीटर पर सेकंड से और पीछे वाला पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। प्रॉब्लम कहेगा सेंट्रल पॉइंट ऑफ ट्रेन किस वेलोसिटी से चल रहा है, और बिना मतलब का एक्सीलरेशन का बड़ा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे तो एक दो लाइन में सवाल बन जाएगा तुम्हारा। हालांकि उसका रिजल्ट निकालने का एक अलग तरीका भी हम डायरेक्ट बता देंगे, जिसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट मोशन। क्लियर है? और देख लो आगे। आगे क्या कहेंगे? तो कहेंगे अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। भैया अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि u इक्वल्स 0। मतलब आप कह सकते हैं वी स्क्वायर माइनस 0 बाई एस इक्वल्स, आप सीधे लिख दो पूरा। आप कह सकते हो कि वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स 2as, फाइनल वेलोसिटी इज रूट ओवर 2as, या s का वैल्यू कह लो ना वी स्क्वायर बाई 2a, या a का वैल्यू कह लो वी स्क्वायर बाई 2s। अब एग्जाम वाले क्या पूछेंगे, जो भी पूछे लगा देना। ज्यादातर टाइम्स ये वाला फॉर्मूला यूज में आते रहता है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड दिया रहता है, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछता है तो वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज रूट ओवर 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल के बराबर होगा। क्लियर है? अब अगला केस अपना बनता है कि अगर भैया पार्टिकल रिटार्डेशन से चले तो इन केस ऑफ रिटार्डिंग मोशन, रिटार्डिंग मोशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? बस इतना ही कि एक्सीलरेशन को निगेटिव ले लो। अगर निगेटिव लेंगे तो निगेटिव का मतलब कि इक्वेशन अपना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2as। कहोगे तो रिटार्डेशन वाले में कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? तो कहोगे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इक्वल्स कांस्टेंट। एक्सीलरेशन वाले में फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। रिटार्डेशन वाले में इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स कांस्टेंट। कहोगे और? तो एक बात बताओ कि अगर रिटार्डेशन से चल रहा है, रिटार्डेशन मतलब ब्रेक लगा दिए, बाइक तुम चला रहे हो ब्रेक लगा दिए, अगर तुम ब्रेक लगा दिए हो तो फाइनल अंजाम क्या है इसका? कि तुम्हारा बाइक और 100 किलोमीटर पर आवर से चलने लगेगा? नहीं ना। फाइनली तो कुछ भी कर ले बेटा, अगर ब्रेक आप छोड़ोगे नहीं, एक्सीलरेशन दोगे नहीं, तो तुम्हारा बाइक हर हाल में रुकेगा। 10 मीटर में रुके, 20 मीटर में रुके, रुकना तो तय है। क्यों रुका? किसने रोका? रिटार्डेशन ने रोका। तो रिटार्डेशन का काम ही है रोकना। तो आप कहिएगा कि अगर फाइनली रुक जाए, फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो कम्स टू रेस्ट का मतलब v इक्वल्स 0। इसका मतलब s इक्वल्स यू स्क्वायर अपॉन 2a, दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर है ये? इसी डिस्टेंस का नाम क्या बोलोगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। आगे
अगला इक्वेशन अपने पास है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला कब यूज करेंगे? तो कहता है एनी थ्री फ्रॉम किस में? इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन a, टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड s। देखो इक्वेशन ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आएगा पहले v बराबर u प्लस ए टी लगा के देखते हैं, यार बन गया तो बन गया, नहीं बना तो v स्क्वायर यू स्क्वायर लगा रहे, ऐसा नहीं है। गिवन इंफॉर्मेशन लिखना, फाइंड आउट लिखना, वो खुद बता देगा कौन सा वाला इक्वेशन हम लोग को लगाना चाहिए। तो ये वाला कब लगाएंगे? जब ये चारों का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी लगाएंगे, अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं यूज करेंगे। अब अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा भाई? तो देख लो, सबसे पहले क्या कह सकते हैं हम लोग, तो ओरिजिनल इक्वेशन अपने पास है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर करने का स्कोप नहीं होता अपने पास। तो हम लोग कहेंगे इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट कर दिया तो u इक्वल्स 0 लेंगे, तो s इक्वल्स हाफ ए टी स्क्वायर, आप कह सकते हैं रूट ओवर 2s बाई ए, या एक्सीलरेशन कह लो ना 2s अपॉन टी स्क्वायर। इसका खूब जरूरत पड़ेगा, ये वाला तो उतना जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये खूब यूज में आएगा आपके लिए। कहोगे यहां रिटार्डेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? यहां भी होगा। ए पार्टिकल मूविंग विथ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब समझना वेलोसिटी के अगेंस्ट, जा पार्टिकल इधर रहा है ना तो इधर लगेगा ये रिटार्डेशन, और जिधर वेलोसिटी है उधर ही लगेगा तो वो एक्सीलरेशन है। जिधर वेलोसिटी है उधर लगेगा मतलब वेलोसिटी को बढ़ाने वाला, उसके अपोजिट लगेगा वेलोसिटी को घटाने वाला। तो हम लोग कहेंगे अगर रिटार्डेशन लग रहा है तो कुछ नहीं, ए नेगेटिव, आप कहिएगा एस इक्वल्स यू टी सही है ये। आगे देख लो अब एक टर्म ध्यान देकर देखो, क्या पहले कॉन्सेप्ट समझ लो उसके बाद एस nth इक्वल्स यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। एस nth क्या है? कहता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकेंड ऑफ मोशन। देखो प्रॉब्लम ने कहा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग 7 सेकेंड। 7 सेकेंड का मतलब हुआ 1 से लेके, मतलब 0 के बाद स्टार्ट हुआ 7 तक, 7th सेकेंड। 7th सेकेंड मतलब 6 के बाद 8 के पहले वो 1 सेकेंड का एक इंटरवल जो हुआ उसका नाम है 7th। लिखने के लिए दोनों को 7 लिखेंगे, लेकिन t इक्वल 7 मतलब फ्रॉम 0 टू 7, n इक्वल 7 का मतलब हुआ आफ्टर 6 बिफोर 8, आफ्टर 6 बिफोर 8। बात समझ लो, इसलिए तो बोलचाल में भी हम लोग बोलते हैं 7th क्लास में पढ़ते हैं, 7th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, 7th क्लास में। 7th क्लास मतलब 6 क्लास बेटा तू पास कर गया, 8 में तू अभी गया नहीं, उसके पहले रुके हुए हो, इसीलिए 7th क्लास। लेकिन कहोगे स्कूल में तो 7 साल से जा रहे हैं, अगर बिहार बोर्ड में हो तो। सीबीएसई वाला तो -3 से करता है, उसका कहानी अलग है ना, -3 क्लास नर्सरी केजी के जाओ वहीं से चालू होता है। लेकिन बिहार बोर्ड में हो तो 1 से स्टार्ट किए, लेकिन वहां भी तो है जी आंगनबाड़ी में जाता है कि नहीं? तो चलो, लेकिन स्कूल का प्रॉपर जो मतलब समझता है बच्चा 1 क्लास से, तो 1 से अगर 7 क्लास में हो, 7th में आप पढ़ रहे हैं, 7 साल से स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं 7th में है। 7th मतलब 6 के बाद है, 8 के पहले है, लिखने के लिए दोनों को 7 लिखेंगे, मतलब अलग होगा। तो याद रखिएगा 7th सेकेंड 6 सेकेंड के बाद 8 सेकेंड के पहले, इन दैट केस
n का वैल्यू 7 लिखाएगा। 7 सेकेंड, 0 से लेकर 7 तक, मतलब t का वैल्यू 7 होगा। 7 सेकेंड का मतलब n का वैल्यू 7, 7 सेकेंड का मतलब t का वैल्यू 7। लिखने के लिए 7 लिखाएगा, मतलब अलग है। t इक्वल 7, 0 से 7 तक, n इक्वल 7, 6 के बाद 8 के पहले। क्लियर है? तो कह रहा है कि किसी आदमी ने 10 सेकंड में 50 मीटर चला। एक बात बताओ, क्या किया? 9 सेकंड तक खड़ा था, एक ही बार में 10 सेकंड में 50 मीटर चल लिया ना। पहला सेकंड में कुछ चला होगा, दूसरा में चला होगा, तीसरा में, धीरे धीरे करके 50 मीटर चला यार। तो 10 सेकंड में 50 मीटर चला, तो 9 सेकंड में मान लो कि 9 सेकंड में मैंने बोला कि वो 35 मीटर 35 मीटर चला था। 10 सेकंड में 50, 9 सेकंड में 35, इसका मतलब 10वां सेकंड 9 सेकंड के बाद वाला जो सेकंड हुआ कितना चला? 15 मीटर के बराबर। यही है nth सेकंड का मामला। 10th सेकंड में अगर पूछा जाएगा कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 15 मीटर। 10 सेकंड में कितना चला, दैट इक्वल्स 50 मीटर। तो nth सेकंड का मतलब है n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट में से n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट घटा लीजिएगा, यही nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा। क्लियर है ये? अब फॉर्मूला ये है, यूज कब करोगे? जब इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, पर्टिकुलर टाइम मतलब n दिया हुआ रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम। ये इस 4 में से कोई भी 3 इंफॉर्मेशन अगर देगा, बड़े आराम से ये फॉर्मूला यूज करोगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत काम का हो जाता है कब? जब आप ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ज्यादातर केस में ये रहता है। तो एस nth का वैल्यू होगा a/2 इंटू 2n-1। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए मैं रिलेशन बस बताऊंगा कि 2n-, एस nth का जो रिलेशन गिरेगा वो कुछ और नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? 2n-1 के। क्लियर है? अब कभी कभी प्रॉब्लम कह देगा कि 5वें सेकंड में 20 मीटर चला, 5वें सेकंड में 20 मीटर चला, 8वें सेकंड में 40 मीटर चला, तो कहेगा बताओ ना तो एक्सीलरेशन कितना था? इस तरह का सवाल। तो आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस nth का आपने ओरिजिनल फॉर्मूला क्या लिखा? a/2 इंटू 2n-1। पहली बार S1 के लिए बात कर रहे हैं भाई। a/2 इंटू, आप कुछ मत करो, एक काम कर लो, दोनों में से घटा लो। S2 से S1 घटाते हैं, अगर ऐसा करोगे बहुत काम का फॉर्मूला है तुम्हारे लिए। देखो अब समझाता हूं मैं। प्रॉब्लम ने कहा 5वें सेकंड में 20 मीटर चला, 5वें सेकंड में 20 मीटर चला। क्लियर है? 8वें सेकंड में 50 मीटर चला, n2 का वैल्यू 8वें सेकंड में 50 मीटर चला। बोलेगा एक्सीलरेशन बताओ। देखो कितना बढ़िया, तो इक्वेशन आ गया, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कहिएगा? डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट का जो होगा वो कुछ और नहीं, a/2 इंटू जो पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा उस टाइम का डिफरेंस के बराबर। ज्यादा कंफ्यूज मत करना, यहाँ 2-1 है तो यहाँ भी 2-1 है। अगर तुम 1-2 करोगे तो यहाँ भी 1-2 कर देना। जैसे S2 - S1, 2 को पहले लिखे, 2 का टाइम पहले लिखे यहाँ, अगर 1 को पहले लिखते। ये टोटली इस बात पे डिपेंड करेगा, गिवन इंफॉर्मेशन में जो बड़ा रहेगा आप पहले लिखिएगा, जो छोटा रहेगा बाद में।
तो डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग गिवन टाइम में दैट इज a by 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम। क्लियर है? आगे अगर मान लो कह देगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब a इक्वल 0, तो हर समय में कितना, तो u के बराबर डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता रहेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चल अगला देखते हैं हम लोग अब ये वाला एक नया फॉर्मूला तुम्हारे लिए। कहोगे ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं, जो तुम जानते हो फंडामेंटल इक्वेशन वही इक्वेशन है, अरेंजमेंट थोड़ा बदल दिया मैंने। कि एक बार क्या होता है कि कहेगा पार्टिकल मोशन स्टार्ट किया है, कहीं पहुंचा है बढ़िया विथ, लेकिन स्टार्ट वाला वेलोसिटी न देकर बोलेगा पहुंचा है 50 मीटर पर सेकंड से, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, पहुंचा है 10 सेकंड बाद, बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया। बिना मतलब का हम लोग इस तरह के सवाल में इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए आंसर हो जाएगा। भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम ऑफ मोशन है। अगर इस चारों में से कोई 3 दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। तुम कहोगे ये फॉर्मूला आया कहां से? कहीं से नहीं, जो तुम जानते हो वही काम किए हैं। आप कह रहे हैं S इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना? मैंने क्या किया कि मैं बोल रहा हूं कि हाफ ए टी स्क्वायर बेटा जोड़ ले और हाफ ए टी स्क्वायर घटा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट पे बहुत फर्क पड़ गया। ठीक से देखो, ये दोनों मिलकर कितना, तो ए टी स्क्वायर बना, मतलब अब अपना फॉर्मूला यू टी प्लस ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया। तो आप कहिएगा कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे भाई? तो कॉमन लेंगे टी, अब खुद देख लो, एस इक्वल्स क्या कहोगे, वी टी माइनस, तो कहीं अलग से फॉर्मूला नहीं है, हम पहले ही ये डेरिवेशन माइंड में तैयार कर लेंगे तो एडवांटेज मिलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन जो करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। आप इसके साथ एक और फॉर्मूला कर लो। आपने कहा एस इक्वल्स कितना, तो यू टी प्लस, हम लोग इसी को लिख सकते हैं 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, टी तो कॉमन ले लेते हैं, 2u को लिख सकते हैं u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, आप लिख दो s का वैल्यू कितना, तो u प्लस भी बाई। जब कभी सवाल ऐसा रहे कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड पूछता है, बिना मतलब का एक्सीलरेशन नहीं खोजना, डायरेक्ट अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम ऑफ मोशन, s इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, इस चार में से कोई 3 तेरे हाथ में दिया हुआ है, लगाओ, आंसर रेडी है। क्लियर? आगे देखो, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग कंजिक्यूटिव सेकंड इन केस ऑफ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट। लगातार के सेकंड में, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, लेकिन एक बढ़िया बात बोला क्या कि कब, जब भैया ये रेस्ट से शुरू करता हो, पहला सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, दूसरा सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तीसरा सेकंड का, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकंड के लिए बोल रहे हैं, 1 सेकंड नहीं है, फर्स्ट सेकंड, इसका मतलब n1 का वैल्यू 1, s1 कितना बोलोगे, मान लिए सेकंड में देख लो,
अगर दूसरे सेकंड में तो n2 का वैल्यू 2, s2 कितना बोलोगे, दिस इज a बाई 2, 2 इंटू 2 माइनस 1। आप क्या कहिएगा, तो आप कहिएगा 3a बाई 2 के बराबर। आप कहिएगा कि थर्ड के लिए s3 का वैल्यू a बाई 2, 2 इंटू 3 माइनस 1, 5a बाई 2 आप कहोगे। गौर करो क्या हो रहा है, s 3s 5s, अगला क्या 7s 9s, इसका मतलब ऑड नंबर में पहला वाला डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल करते चले जाओ, आंसर तुम्हारा आता चला जाएगा। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है तो पहला सेकंड में s चला, अगला में 3s, अगला में 5s, अगला में 7s एंड सो ऑन, लगातार बढ़ेगा। मैंने नहीं बोला, डेरिवेशन ने बता दिया है। क्लियर है? तो अगर हम ठीक से बात करें इसके लिए, तो सबसे पहली बात तो ये कह सकते हो बच्चा कि S1 इसी को लिखना चाहो तो ऑल ये भी लिख सकते हो कि S1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स S2 डिवाइडेड बाय 3 दैट आल्सो इक्वल्स S3 डिवाइडेड बाय 5 दैट आल्सो इक्वल्स S। मतलब आप कहिएगा S1 बाई 1, S2 बाई 3, S3 बाई 5, कंजिक्यूटिव सेकंड का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 1 3 5 7 लगातार लगाते चले जाओ, तुम्हारा आंसर एकदम सही रहेगा। ये सबसे बड़ा फायदा तब देगा जब मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी पार्टिकल को हम ऊपर से गिराएंगे, जेंटली छोड़ेंगे, जैसे ही u 0 है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या करेगा, तो जो हाइट कवर करेगा वो 1 3 5 का रेशियो होता चला जाएगा। तुम सॉल्व करने में जितना टाइम लगाओगे, सिर्फ रेशियो देखेंगे तुरंत वो आंसर आ जाएगा। बड़े अच्छे अच्छे सवाल तुरंत सॉल्व हो जाते हैं वहां पे। क्लियर है ये? अगर तुम कहोगे कि सर ये नहीं दिया, भाई क्या दिया, तो कहेगा कि टी टाइम में दिया, 1 सेकंड का दिया तब तो लगा दिए, लेकिन कहा कि पहला टी सेकंड, अगला टी सेकंड, अगला टी सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टी सेकंड आप कहेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर सेकंड टी सेकंड के लिए। इसका मतलब टाइम जो टोटल पहला टी तो है ही, अगला टी टोटल टाइम बराबर 2t। इसका मतलब आप कहोगे कि S2 डैश का वैल्यू जो होगा हाफ ए इंटू पहला टी सेकंड तो है, कह रहा है अगला टी, अगला टी मतलब स्टार्टिंग से टाइम जब कंसीडर करते हैं, क्योंकि किसी सिस्टम के मोशन के लिए एक बार टाइम का काउंटिंग स्टार्ट हुआ, थ्रू आउट मोशन वही लेंगे हम। तो पहला 5 सेकंड, फिर कह रहा है अगला 5 सेकंड, तो अगले 5 सेकंड के लिए अगर स्टार्टिंग से गिनेंगे तो टाइम इज 10 सेकंड ना। कहेगा अगला 5 सेकंड, तो टाइम इज 5 5 5, मतलब टोटल कितना, 15 सेकंड। अगला 5 सेकंड, 5 5 5 का 4 बार, इसका मतलब 20 सेकंड। तो आप यही कहोगे कि मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो अगला टी के लिए कितना था, 2t। आप कह सकते हैं कि आंसर कितना, 4 इंटू हाफ ए। लेकिन ये तो शुरुआत से है, तो आगे का कैसे निकलेगा, तो आप कहिएगा S2 कितना, यहां से यहां तक t सेकंड का डिस्टेंस, दैट इज S1। यहीं से, जगह तो एक ही है, यहां से अगला t के लिए, तो अगला नहीं, स्टार्टिंग से टोटल लिए, तो यहां से यहां तक 2t सेकंड के लिए इतना। लेकिन आपको तो कह रहा है ये पार्ट हो गया, अगला में कितना, इसका मतलब है कि 2t सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से अगर t सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगले पार्ट का आंसर हो जाएगा।
आप आगे ट्राई करना। S3 दिस इज S3 डैश माइनस S2 कितना, तो हाफ a इंटू 3t का स्क्वायर माइनस हाफ a, और आपका रिजल्ट आएगा 5 इंटू 1/2 AT स्क्वायर। इसका मतलब रेशियो अभी भी वही रहा, अगर कुछ बदला है तो सिर्फ s का वैल्यू, पहले s जहां a/2 था, अब s 1/2 AT स्क्वायर के बराबर हो गया। अब वो 5-5 सेकंड का गैप रहे, 10-10 सेकंड का रहे, यार पुटिंग गेटिंग करते चलो, काम हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है यहां तक? अगला कहता है सिमेट्रिक रूल। सिमेट्रिक रूल में एक बात ध्यान देना, जैसे आजकल एग्जाम वाले जेई पूछ रहा है सवाल कि पार्टिकल स्टार्ट किया रेस्ट से और खत्म किया रेस्ट पे, ये ठीक उसी तरह का बात हो गया कि तुम अपने घर से बाइक लेके निकला, स्टार्ट किया रेस्ट से, खाली जगह मिला तो बीच बीच में एक्सीलरेटर दिया, और कोई सामने आदमी आ गया, क्या तब भी एक्सीलरेटर दिया? नहीं ना, तब ब्रेक लगाए, फाइनली जहां पहुंचना था वहां जाके रुक गए। तो उस तरह का मामला, उसमें मल्टीपल, बाइक में होता है कि मल्टीपल टाइम्स एक्सीलरेटर और ब्रेक का खेल है, यहां कह रहा है कि ऐसा नहीं है। स्टार्ट किया रेस्ट से, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब इसके पास एक्सीलरेशन है, कुछ देर तक चला तो वेलोसिटी हो गया, फिर कह रहा है एक्सीलरेशन हटा के रिटार्डेशन लगा दिए और ये पार्टिकल आपका फाइनली रेस्ट में आ गया। भैया ये यहां तक कुछ दूर चला होगा, कुछ टाइम लगा होगा, बिल्कुल कुछ दूर चला होगा और कुछ टाइम लगा होगा। इन सब के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना, तो मैं बोलूंगा कि अगर तुम बिना मतलब का कैलकुलेशन में फंसोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इस तरह के सवाल को फटाफट निकालने का तरीका रहेगा कि कुछ नहीं करिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं भी ए रिलेशन, वेलोसिटी टाइम से शुरुआत कर लो, ए एक्सीलरेशन और टाइम का याद रखिएगा कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सीलरेशन का, या आप कह सकते हैं ए इंटू टी का वैल्यू जो होगा, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन नहीं सोचना, बस ए यूज करना, एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन दोनों के लिए चलेगा। मतलब अगर मैं बोलूं इसके लिए तो मैं बोलूंगा कि अल्फा इंटू T1 इक्वल्स बीटा इंटू T2। अब कहेगा क्या प्रॉब्लम कि एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलना शुरू किया, 10 सेकंड तक चला, बढ़िया, उसके बाद ब्रेक लगा दिया गया, लगा दो, और अगला 20 सेकंड में वो रुक गया, बोलेगा कि ब्रेक ने कितना रिटार्डेशन दिया बताओ। तो बिना मतलब का तुम वेलोसिटी कैलकुलेट करने में लगे हो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 सेकंड, 20 सेकंड में रुका, बीटा तुरंत निकल जाएगा। अगर आप कहेंगे कि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन मुझे देखना है, तो देख लो, कहता है यहां भी कुछ नहीं, यहां भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का खेल है, इसका मतलब S इंटू ए इक्वल्स कॉन्स्टेंट है, S1 अल्फा S2 और आखिरी रिलेशन अगर कहोगे एस टी रिलेशन देखना है, तो याद रखना, देखो यहां से ये T इनवर्सली टू ए, S इनवर्सली टू ए, इसका मतलब ये दोनों खुदे बोल रहा है कि हम लोग दोनों आपस में डायरेक्टली हैं, S1 बाई S2 क्लियर है ये? कोई दिक्कत बोलो। अब अगर इस पार्ट के लिए बात करें तो आप इस मोशन में इस पार्ट को यही बोलिएगा कि ए बी एक्सीलरेशन वाला पार्ट है, बीसी के लिए बात करें आप बोलोगे रिटार्डेशन है। आई एग्री, बात तो यही है। पूरे मोशन का इकट्ठे अगर कह दिया जाए, जैसे
जेई ने पूछा हुआ है कि भाई यहाँ से चला एक्सीलरेशन अल्फा से, बाद में रिटार्डेशन बीटा लगा दिया गया, पार्टिकल रेस्ट में आ गया, टोटल टाइम ऑफ मोशन t सेकंड है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया ये बताओ। अरे इस तरह का सवाल होगा तो कैसे करेंगे? तो कहोगे कि पहले इसका निकाल लेंगे भी फिर इसके लिए, उतना नहीं करना है। आपको बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर कंप्लीट मोशन आप यूज करना एक बार में एक्सीलरेशन इक्वल्स अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। क्यों, कैसे, दिमाग नहीं लगाना, लगाना ये आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि पूरे मोशन का अगर एक बार में बात करें, नाइदर एक्सीलरेशन नॉर रिटार्डेशन, तो नया एक एक्सीलरेशन होगा एंड दैट इज अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। अगर टाइम दिया हुआ है, मुझे पूरा डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो मैं एक बार में बोल जाऊंगा क्या, एस इक्वल्स कितना, तो हाफ इंटू दिस एक्सीलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। कभी कभी डिस्टेंस ही दिया रहेगा, कहेगा टाइम कम से कम कितना लगेगा बताओ, तो इन दैट केस अगर डिस्टेंस ही दिया हुआ है वही यूज करेंगे, एस इक्वल्स हाफ ए टी स्क्वायर, एस दिया हुआ है, टाइम निकाल जाएंगे। तो अगर एक्सीलरेशन वाले पार्ट का बोलेगा हम एक्सीलरेशन से सॉल्व करेंगे, रिटार्डेशन को रिटार्डेशन मान के करेंगे, पूरे मोशन का इकट्ठे बोलेगा ना एक्सीलरेशन ना रिटार्डेशन, एक नया वाला एक्सीलरेशन लगाना सवाल बन जाएगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में यहीं तक, अगले लेक्चर में हम लोग इस पे प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे रिलेटिव कैनेमेटिकल इक्वेशन। जैसे देखोगे दो पार्टिकल इकट्ठे चल रहा हो, एक बाइक आगे जा रहा है दूसरा पीछे से, तो ओवरटेक कर दिया, क्रॉसेज हुआ एक दूसरे से, ये बाइक में ही नहीं, कभी बाइक ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है, कभी ट्रेन बाइक को कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोल को कर रहा है, दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक पे चल रहा है, तो ये सब कितना टाइम टेक करेगा ओवरटेकिंग में या क्रॉसिंग में, इस सब के कॉन्सेप्ट को अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चलो।